सुबह सिंध में तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो आज भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। आपका अपना एक होता है कि ये मेरा फॉर्मूला है फॉर द ब्रांड मैनेजमेंट, पीआर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग का। ये मेरा क्या अपना फॉर्मूला जो मैं यूटिलाइज करता हूँ, जो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड वाइड देखें, जिन मुल्कों ने स्कूल एजुकेशन को फोकस किया तो उन मुल्कों ने बहुत तेजी से तरक्की की है। बोले मैं भी यही काम कर रहा हूँ, ये इन्फ्लुएंसर कर रहा है और मैं भी एक दिन गाड़ी ले लूंगा, फिर उसके बाद वो कहीं और जाके 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता है, 50,000 की नौकरी कर रहा होता है। स्कूल एजुकेशन का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो बेहतर नहीं होगा तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। लैपटॉप्स को डिप्लॉय कर दिया, उसकी कॉस्ट आ गई 10,000 और वो वैसे भी काफी ज्यादा अभी रेंटेड पे और उसमें मिल जाते हैं। वो कहते थे हमने बुक का सिस्टम पूरा उखाड़ दिया। तो मैं ये समझता हूँ हर चीज नेटवर्किंग पे बेस करती है और नेटवर्किंग ही असल चीज है, वही आपकी असल वेल्थ है। चले थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करते हैं आपको हमने सिंध गवर्नमेंट का जो ना एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है, तो क्या चेंज करेंगे सबसे पहले? जेन जी की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी अगर वो यही स्टाइल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, आज मौका दिया बात करने का। नहीं, इनवाइट करने की वजह ये थी कि मैंने देखा आप माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मैंने देखा एजुकेशन सिस्टम पे आपने बड़ा ग्रिप हासिल किए। लोग बच्चे जो है मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। तो मैं पहले जानना चाहता हूँ आपने कहाँ से शुरू किया, आपकी जर्नी क्या है, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं, एजुकेशन बताएं और ऐसा कैसे ख्याल आया कि आप स्टडी पे लोगों बच्चों को पढ़ाने पर इतनी मेहनत कर रहे हैं? मैंने अपना फर्स्ट मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर से इस्लामियात एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 1996 में किया था और सेकंड मास्टर्स मैंने मास कम्युनिकेशन में स्पेशलाइजेशन पब्लिक रिलेशंस में 2001 में इवनिंग प्रोग्राम में की थी। और जो मेरा जॉब कैरियर है, इनिशियल 13 इयर्स मैंने पाकिस्तान की एक लीडिंग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है पब्लिसिटी चैनल, वहाँ एज डायरेक्टर मार्केटिंग सर्व किया है और उस प्लेटफॉर्म पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लीडिंग इनिशिएटिव लीडिंग इवेंट्स इनिशिएट किए थे उस दौरान, जो उनमें से कुछ इवेंट अभी भी अपने सब्जेक्ट के लिहाज से यूनिक इवेंट्स हैं। और उसके बाद मैं 2 साल शाहिद आफरीदी फाउंडेशन में जनरल मैनेजर रहा हूँ और लास्ट 7+ ईयर्स से पाकिस्तान में स्कूल एजुकेशन पर काम करने वाली एक बड़ी NGO ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा हूँ। ये NGO लास्ट 31 ईयर से सुबह सिंध में डिज़र्विंग कम्युनिटीज़ के लिए स्कूल एजुकेशन पर काम कर रही है और इस NGO के प्रेजेंटली टोटल 173 स्कूल हैं। इसके अलावा थरपारकर में वाटर प्रोजेक्ट्स पर ये NGO काम कर रही है। थरपारकर के 1700+ विलेजेस में वाटर प्रोजेक्ट्स कर चुकी है माशाल्लाह। टोटल हमारे पास जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं 34,660 अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ रहे हैं। उनमें से 2,150 बच्चे हैं जो ऑर्फन बच्चे हैं। ऑर्फन बच्चों का एक सेपरेट एक्सटेंडेड प्रोग्राम है, उसका नाम ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम है। और एक चौथा प्रोग्राम टीचर्स ट्रेनिंग का होता है, उसकी एक सिस्टर कंसर्न सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है CERD। ये चारों जो प्रोग्राम बताए हैं, इन चारों प्रोग्राम को रन करने के लिए जो फंड रेजिंग का शोबा है, फंड रेजिंग का डिपार्टमेंट है, उसका नाम रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा हूँ। माशाल्लाह से। तो इतनी सारी एक्टिविटी एक साथ कर रही हैं इंडिविजुअली, मतलब ये अभी आप थरपारकर में भी होते हैं और पाकिस्तान में कराची में भी होते हैं, दोनों एक साथ हैं या इंडिविजुअली हैं? नहीं, सारा कुछ एक साथ ही है। एक साथ ही है। बेसिकली होता है कि जो मैंने डिफरेंट आपको प्रोग्राम बताए हैं वो हमारा ऑपरेशनल साइड है। तो जो ऑपरेशनल साइड है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो स्कूल एजुकेशन का काम है, स्कूल सेक्रेटेरिएट एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। कोई अराउंड 1750+ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है हेड ऑफिस में। टोटल जो हमारा हेड काउंट है 55+ है, उसमें से अराउंड 30+ स्कूल की मॉनिटरिंग स्टाफ होता है। फिर जो ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम है उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। ऑर्फन है क्या, ये भी बताइएगा। ऑर्फन बेसिकली ये है कि जब इसका मतलब क्या है? यतीम बच्चे जिनके वालिद नहीं है और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वालिद और वालदा दोनों नहीं है, तो वो उन बच्चों के लिए एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम है। और ये इस तरह शुरू हुआ था कि आज से 13 साल पहले हमारे एक डोनर इकना कनाडा ने हमसे ये कहा कि अगर आप अपने बच्चों में ऑर्फन बच्चों, अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में ऑर्फन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके तो हम 100 बच्चों को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्फनेज हाउस नहीं है,
बच्चे हमारे पास नहीं रहते हैं, वो अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के पास ही रहते हैं। वो वालदा भी हो सकती हैं, और अगर वालिद वालदा दोनों नहीं है तो मामू खाला फुफ्फो हो सकती हैं। तो उन बच्चों को हम पूरा साल कुछ एक्सटेंडेड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, और वाटर प्रोजेक्ट्स जो है वाटर का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, जो जिस डिपार्टमेंट को मैं हेड करता हूँ, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट, वो इन तमाम प्रोग्राम को रन करने के लिए जो फंड रेजिंग की ज़रूरत होती है, तो डोनर से इंटरेक्शन, डोनर से कनेक्टिविटी, फंड रेजिंग इवेंट्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इन तमाम चीज़ों को ये डिपार्टमेंट देख रहा होता है। सही तो मैं मेनली कराची में बेस करता हूँ, क्योंकि हेड ऑफिस हमारा कराची में है। अलबत्ता साल में एक दफ़ा हमारे लाहौर और इस्लामाबाद में फंड रेजर होते हैं कराची के अलावा, तो वहाँ जाते हैं, और साल में 8-10 दफ़ा मुख्तलिफ स्कूलों की ओपनिंग सेरेमनी हो रही होती है, तो उसमें कुछ इवेंट इंटीरियर सिंध में भी होते हैं, तो वहाँ भी विजिट होता है। वैसे थरपारकर में तो अभी रिसेंटली आज भी कोई ग्रुप निकला हुआ रोटरी वाले, बड़ा उसमें दिखाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं कि हम काम कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग सब थरपारकर में काम कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कभी इसमें? कॉन्फ्लिक्ट कोई इस तरह का आया नहीं कभी। ये बात आपकी ठीक है कि थरपारकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, और थरपारकर में बहुत सारे इदारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट वाली बात मेरी नॉलेज में तो नहीं है। ये तो सभी तकरीबन मैंने देखा, या तो कोई दरख्त लगा रहा है, या वो बच्चों को पढ़ा रहा है, या कोई ना कोई एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व है। अभी भी हमारी आज ही शायद रोटरी की एक बस गई हुई है जिसमें वो बच्चों को एजुकेशन उस पर कर रहा है। तो ये सभी जो अच्छा, इसमें एक बात ये कि आगे चल के मजीद भी इस पर हम बात करेंगे। जो स्कूल एजुकेशन का शोबा है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड शोबा है। जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ हैं उनको यकसा तालीम के मौके दस्तयाब नहीं है, और NGOs बहुत काम कर रही हैं इस पर, लेकिन जितना भी वो काम कर रही है वो बहुत कम है, और बहुत मज़ीद इस पर स्कूल एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। तो स्कूल एजुकेशन पे तो जो भी काम थर में हो रहा है वो अभी भी कम है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अलबत्ता इस तरह है कि वाटर प्रोजेक्ट्स या ट्री प्लांटेशन, उसमें बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है थरपारकर, और ओवरऑल पाकिस्तान में कहीं भी कोई काम किया जा रहा है तो वो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा था उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये तमाम सहूलतें फराहम करना हुकूमतों का काम होता है, और पाकिस्तान में हुकूमतों की सतह पे इस हवाले से जितना काम होना चाहिए उस तरह काम नहीं है। तो गैप बहुत ज़्यादा है। जितने भी इदारे काम कर रहे हैं वो काम सारा जमा होने के बाद भी अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है। यानी कि वहाँ पे आबादी के लिहाज से अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ 1 लाख बच्चा है, तो उसमें से अभी भी हम 40-50 हज़ार को कवर कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में आज भी एक सर्वे के मुताबिक 2 करोड़ 60 लाख या 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिन्होंने एक क्लास भी नहीं पढ़ी है। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि जिन बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल भी जाता है या तालीम के मौके मिल रहे हैं, उसमें भी ड्रॉप आउट का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। कोई बच्चा ऐसा है जो 1 क्लास पढ़ के ड्रॉप आउट हो जाएगा, कोई बच्चा ऐसा है जो 5 क्लासें पढ़ के ड्रॉप आउट हो जाएगा, कोई बच्चे ऐसे हैं जो 10 क्लासें पढ़ के ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो ये जो हाफ एजुकेशन है, ये सेमी कुक्ड मैटर है, ये भी पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली जो 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल करार दिए जा रहे हैं, इसमें और भी मजीद बहुत सारी तादाद है जो इफेक्टिव एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे। ये तो पूरे पाकिस्तान की होगी। पूरे पाकिस्तान का बताया जी आप। अब अगर हम थरपारकर का एरिया लें तो उसमें कितने, और कराची में कितने इस वक्त हैं? अलग से कराची और थरपारकर का तो इस वक्त मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन मैं सूबा सिंध का आपको बताने की पोजीशन में हूँ कि सूबा सिंध में तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो आज भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। और अभी आपके स्कूल में कितने लोगों को पढ़ा पा रहे हैं? हमारे स्कूल में हमारे टोटल 173 स्कूल हैं, और इनमें 173 स्कूल जी 173 स्कूल हैं प्रेजेंटली। किधर हैं सारे ये? इसमें से 112 स्कूल हैं कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में, और रिमेनिंग 65 स्कूल हैं जो इंटीरियर सिंध 18 डिस्ट्रिक्ट्स में उनके गोठों में मौजूद हैं। तो प्रेजेंटली हमारे पास 34,660 बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो मैंने बात की कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो 2 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा हैं। तो एक्चुअली जब तक जो स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट की सतह पे है, जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ अपलिफ्ट नहीं होगा और वहाँ एक सिस्टम इवॉल्व नहीं होगा, तो चीज़ों में बेहतरी उस तरह नज़र नहीं आएगी और बेहतरी होगी भी नहीं उस तरह। 34,000 आपके पास तकरीबन स्टूडेंट आप बता रहे हैं जी। उसके ऊपर फिर टीचर्स हैं, तो टीचर्स वगैरह उन्हीं एरिया के आपने रखी हुए हैं? अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा एक दिलचस्प बात है कि जब शुरू में ये काम स्टार्ट हुआ था तो सेंटर ऑफ सिटी से भी टीचर लिए जाते थे, लेकिन सेंटर ऑफ सिटी से आप टीचर लेते हैं तो वाइबल सोल्यूशन नहीं होता कि उनको कुछ अरसे में जब थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, कोई मज़ीद जॉब अच्छी मिलती है तो वो जॉब शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली किसी भी अंडर प्रिविलेज इलाके में, मज़ाफ़ाती इलाके में उस इलाके का टीचर नहीं होगा या करीब के इलाके का टीचर नहीं होगा तो वो वाइबल सोल्यूशन नहीं होता। तो उसी इलाके के टीचर्स को रखा जाता है
और इन टीचर्स को जब अपॉइंट करते हैं तो जॉब स्टार्ट होने से पहले प्रॉपर एक टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम उनको दिया जाता है। उसके लिए हमारी एक सेपरेट सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, CERD, सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसकी अम्ब्रेला में इन टीचर्स को टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती है। यही मेरा सवाल था कि अगर आप उसी गांव के लेंगे तो उसका तो एजुकेशन लेवल ही थोड़ा सा जी ऐसा है, वो तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो वो फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो बस आपको शहर लाके करते हैं या ऑनलाइन ही उनकी ट्रेनिंग करते हैं? हम जो कराची में हैं उनको हमारा जो हेड ऑफिस है मेन शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी के ब्रिज के नीचे PCHS में, तो वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर की जाती है कराची के टीचर्स के लिए। और इंटीरियर सिंध में जो टीचर्स की हायरिंग है तो हमारी टीम जाके ट्रेनिंग दे रही होती है। ट्रेनिंग दे और ऑनलाइन का भी अब गुज़श्ता सालों से कॉन्सेप्ट आया है, तो वो ऑनलाइन भी अब तो AI का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अब उनको उसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट की है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो काम स्टार्ट हुआ है, ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि जो हमारे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी हम IT और AI की एजुकेशन देना स्टार्ट की गई है। सही बात। फ्यूचर में कितने आपने टारगेट रखा हुआ कि इतने बच्चे तो हमने करने हैं? हमारा विजन 2030 ये है कि जो प्रेजेंटली हमारे 173 स्कूल हैं इसको 250 तक हम कम से कम लेके जाएं नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और हर स्कूल में बच्चे ऑन एवरेज हमारे 200 कम से कम होना ज़रूरी है। तो इनरोलमेंट जो इस वक्त 34,660 है, इसको 1 लाख तक लेके जाए इनरोलमेंट को। ये हो गई एक बात। सेकंड चीज़ ये कि जो मैंने अभी ये जिक्र किया कि जब तक जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे एक सिस्टम इवॉल्व नहीं होगा और वहाँ ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं होगा तो स्कूल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा नहीं। तो उस हवाले से भी हमारी NGO, हमारे CEO हैं जाहिद सईद साहब, पाकिस्तान के एक लीडिंग बिजनेसमैन हैं, लीडिंग फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट, इन सब के साथ वक्तन फ़वक्तन डिस्कशन करते रहते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि स्कूल एजुकेशन के हवाले से मुकामी सतह पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग का सिस्टम इवॉल्व किया जाए, जिसमें हुकूमती नुमाइंदे, NGOs जो स्कूल एजुकेशन पे काम कर रही हैं और जो डोनर स्कूल एजुकेशन के लिए डोनेशन देता है उनको शामिल किया जाए, ताकि जो स्कूल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट फंड्स हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। ये सिस्टम अगर इवॉल्व हो जाएगा तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। लेकिन सिंध के लिए आप कह रहे हैं 1 लाख लोगों को ट्रेन करेंगे और 1 लाख बच्चों का अपग्रेड करेंगे, तो उसके लिए तो फिर फंड भी बहुत ज़्यादा चाहिए। जी बिल्कुल, फंड वो तो इसी तरह है। मैं आपको मिसाल से बात बता रहा हूँ, मैंने 2017 के एंड में जब ज्वाइन किया था ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट को, तो हमारा जो एनुअल कलेक्शन उस वक्त होती थी वो तकरीबन 17 करोड़ रुपए थी। इन 7 सालों में हमारा सिस्टम भी इवॉल्व होता रहा, हमारे स्कूलों में भी इजाफा हुआ, हमारे बच्चों में भी इजाफा हुआ। तो अब हम एनुअली अराउंड कोई 80 करोड़ रुपीस का फंड रेज करते हैं, और ये हैं 34,660 बच्चों के लिए। एक बच्चे का 1 साल का जो स्कूल एजुकेशन का एक्सपेंस है वो 21,000 रुपीज़ होता है। तो जब 1 लाख बच्चों को एक पूरे साल में इनरोल कर रहे हैं और 1 साल में पढ़ाने का खर्चा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, और उस हिसाब से वो फिर हम डोनर्स को भी मज़ीद अप्रोच भी करेंगे और डोनेशन में इजाफा भी इंशाल्लाह करेंगे। इसके अलावा भी मैंने ये देखा है कि हर कोई स्कूल की, जिसमें आपने भी एक बड़ी अच्छी कहा कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग अभी जितने मेरे सर्कल में है, तो मैं उस सर्कल में हूँ, तो वो ज़्यादातर स्कूल्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, और फिर भी उसके बाद भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आ रहा है। इसकी वजह है कि गवर्नमेंट उसको फ्लू लाइन पे नहीं ला रही है, यानी कि कोई प्रोसेसिंग नहीं बना रही, तो वो सब अपनी अपनी कर रहे हैं। ऐसा ही है। जो बात आप कह रहे हैं ये भी है। इससे ज़्यादा अहम ये बात है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और प्रेजेंटली जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसकी 100% इफेक्टिवनेस नहीं है। तो जब तक जितना स्कूलों के लिए फंड्स रखे जाते हैं सरकारी सतह पे, वो सारे फंड्स इफेक्टिवली यूटिलाइज हों और उतने बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो, ये चीज़ बेहतर नहीं होगी तो वो चीज़ों में बेहतरी नज़र आना शुरू नहीं होगी। और जो स्पेशली अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ हैं उनको तालीम के यकसा मौके दस्तयाब नहीं होते, उनको तालीम के यकसा मौके दस्तयाब होना शुरू होंगे तो पाकिस्तान में जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ के लिए चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं उसमें कमी आना नहीं शुरू होगी। और दुनिया में जिन कौमों ने भी तरक्की की है, चाहे वो हम साउथ एशिया में देखें या वर्ल्ड वाइड देखें, जिन मुल्कों ने स्कूल एजुकेशन को फोकस किया तो उन मुल्कों ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। अभी तो एक शॉर्टकट, वैसे ही मैं आउट ऑफ द बॉक्स ही बात कर रहा हूँ, इसका इस डिस्कशन से ताल्लुक, अभी तो AI आ गई है,
तो एआई को अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और काम भी फास्ट हो जाएगा। कभी इस पे आप लोगों ने डिस्कशन किया है? इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन रिसेंट टाइम्स पे हुई, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ हैं, जो पसमानदा तबके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ अगर हम ये सोचें कि स्मार्टफोन की रेडीली अवेलेबिलिटी है हर एक घर में, हर बच्चे के पास, तो ऐसा है नहीं। ये एक प्रॉब्लम एक बात होगी। दूसरी चीज़, एआई इस वक्त एक बेलगाम घोड़े की तरह है। उसको जब तक चैनलाइज नहीं किया जाएगा और उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पॉजिटिव यूटिलाइजेशन के लिए कोई तरीकाकार नहीं तय किया जाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी उस तरह नहीं। और अभी कोई भी नई चीज़ जो आती है तो उसको इवॉल्व होते होते भी टाइम लग रहा होता है। मैं आपको जो ये बात की कि स्मार्टफोन हर घर में, हर बच्चे के पास नहीं अवेलेबल होता, तो इसके लिए मैं आपको मिसाल से बात बता रहा हूँ। जब कोविड आया था पाकिस्तान में, तो उस वक्त हमने अपने स्कूलों में एक सर्वे किया था, तो हमें ये पता चला था कोई अराउंड 25% घर ऐसे थे कि जहाँ पर स्मार्टफोन अवेलेबल था उन इलाकों में, और उस घर में भी एक स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी थी। तो एआई के लिए अहम तरीन ज़रूरत है कि घर में आपके या तो लैपटॉप हो या पीसी हो या कम से कम स्मार्टफोन हो। तो पाकिस्तान में इस तरह की तमाम सहूलतें अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ के पास इस वक्त अवेलेबल उस तरह नहीं है कि वो सिर्फ एआई के ज़रिए सारा काम हो सके। और एक बात दूसरा ये कि दुनिया में हमेशा से बच्चे ने स्कूल में दाखिल होना है और पढ़ना है, ये हमेशा से एक तरीक़ाकार है। तो वो उस तरीक़ाकार को अगर आप चेंज करेंगे या ये सोचें कि बच्चा स्कूल जाए बगैर सिर्फ एआई से सारा कुछ पढ़ लेगा, तो शायद चंद सालों बाद हो जाए ऐसा। इस वक्त तो ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। उसकी मैं कॉस्ट रिड्यूस की बात ही करता है कि बुक्स की प्राइसिंग अगर हम उसको इंटरनेट में, जैसे भी गूगल क्रोम के मैंने देखे हैं बहुत, एक इंस्टीट्यूट वाले से भी मेरी रिसेंटली बात हुई थी। ये तो बस मैं ऐसे ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे इस बात का। तो उन्होंने क्या करा है कि लैपटॉप्स को डिप्लॉय कर दिया, उसकी कॉस्ट आ गई 10,000, और वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अभी रेंटेड पे और उसमें मिल जाते हैं। वो कहते थे हमने बुक का सिस्टम पूरा उखाड़ दिया। आई थिंक रियान स्कूल में भी कुछ इसी तरह से मैं गया हूँ। रियान अल्लाह वाला साहब के स्कूल में इसी तरह से कुछ वो भी है, और काफ़ी लोगों ने इस तरह से उसको अडॉप्ट भी कर लिया। तो मुझे लगता है कॉस्ट उसकी काफ़ी कम है, इंस्टेंट कि आप उतना ज़्यादा खर्चा और उतनी पूरी मैनेजमेंट टीचर्स का सिस्टम। इसमें दोनों तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो रियान अल्लाह वाला साहब लेके चल रहे हैं कि फिजिकल बुक्स या प्रिंटेड बुक्स की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी मौजूद है। वो अपने स्कूलों में कर रहे हैं इस तरह। लेकिन बहुत बड़े बड़े इदारे स्कूल एजुकेशन के शोबे में काम कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव सिस्टम्स हैं उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने इमीडिएटली इसको अडॉप्ट किया कि बुक्स बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएँ और सारा कुछ गूगल क्रोम से किया जा रहा है या एआई से किया जा रहा है। जो फॉर एग्जांपल आप भी जानते हैं, बीकन हाउस है, सिटी स्कूल है, रूट स्कूल सिस्टम है और बहुत सारे स्कूलिंग सिस्टम है पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ ऐसी कुछ चीज़ नहीं सुनी कि बुक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और सारा काम डिजिटल पे और ई वर्जन पे ही हो रहा है। तो दोनों तरह की बात है। कुछ टाइम लगेगा, कुछ सालों बाद इस पर कोई एक हतमी शक्ल सामने आएगी। नहीं, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 1 साल लगेगा, कोई ना कोई तो इसका कोई टेस्ट एंड ट्रायल कर लेगा तो कॉस्ट कम आ जाएगी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट से तो अभी उम्मीद नहीं रख सकते, उनका तो अभी मुझे प्लान ही नहीं दिखता। कोई फ्यूचर में भी बजट में भी कोई प्लान नहीं। सिर्फ टीचर्स की फीस जाती है और वो फीस कहाँ जाती है, उनके पेट में जाती है, बैंक अकाउंट में जाती है, वो बस ये जा रही है। और वो बंदे भी एग्जिस्ट, मुझे लगता है वो अभी रिसेंटली इंडिया में भी हाईलाइट हुआ था कि वो एक 10 बाय 10 के कमरे के अंदर 70 लोग रहते हैं और उन सब ने वोट डाला। तो कहता है ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 10 बाय 10 के कमरे में 70 लोग, इतना कबर है, तो एक तरह की कबर से लोगों ने आके डाल दिया। तो यहाँ पर भी कुछ अगर हमने कहा थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो यहाँ पर टीचर्स की फीस निकलेगी ऐसी, जो वो एक ही घर में रहते होंगे और उनमें 70-100 लोग होंगे और सबको तनख्वाहें जा रही होंगी। ये बिल्कुल इसका इम्कान पूरी तरह मौजूद है। और वो जो ये बात मैंने भी की, आप भी ऑलमोस्ट वही बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जितना बजट एलोकेट होता है उस तरह का आउटपुट नहीं है। उस बजट की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन या इफेक्टिव आउटपुट नहीं है। तो उसमें इस तरह के सारे फैक्टर्स मौजूद होंगे। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस इस वाले से भी बिल्कुल एक डिफरेंट है। ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के जो टोटल 173 स्कूल हैं, इनमें से 21 स्कूल हैं जिसको सिंध एजुकेशन फाउंडेशन फंड करती है। तो हमारा एक्सपीरियंस सिंध गवर्नमेंट के साथ, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। वो हमें ईयरली कोई अराउंड 4 करोड़ रुपए की सपोर्ट करते हैं।
तो हमें कभी कोई इस तरह की मुश्किल उनके साथ दरपेश नहीं आई। कभी जो एक जनरल परसेप्शन है सिंध गवर्नमेंट का, तो इस तरह का कोई चैलेंज हमें दरपेश नहीं आया। कभी कोई हमसे इस तरह का नाजायज़ मुतालबा भी नहीं किया गया। तो हमारे लिए तो गुज़श्ता 10 साल से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हमारा पार्टनर है, तो हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है कि हमें तो गवर्नमेंट बहुत अच्छे अंदाज में सपोर्ट कर रही है। लेकिन ओवरऑल वही बात है कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, और पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से जिसकी आबादी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो ये दोनों फैक्टर जब आप देखते हैं तो वो जब तक स्कूल एजुकेशन का जो गवर्नमेंट सिस्टम है या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं होगा तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। चले थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करते हैं आपको सामने सिंध गवर्नमेंट का जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है, तो क्या चेंज करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। एक दिन है आपके पास बस, बल्कि मेरे ख्याल है कुछ घंटे आपको फैसले करने हैं। नंबर 1 परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। परसेप्शन चेंज करने के लिए 360 डिग्री कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और PR स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन अपने काम को अगर हाईलाइट ना करें तो वो काम ज़ीरो हो जाता है। नंबर 2, टीचर्स की अपॉइंटमेंट में शफाफियत होनी चाहिए। नंबर 3, टीचर्स की अपॉइंटमेंट के जो उनकी ड्यूटी है उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। और नंबर 4, जो मैंने शुरू में आपसे बात की कि मुकामी सतह पे गवर्नमेंट स्कूलों में एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। और नंबर 5, बजट जो भी इस वक्त है उस बजट को कई गुना मज़ीद इजाफा करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर सिंध को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बजट में जितना मैक्सिमम इजाफा मुमकिन है वो इजाफा करें। अच्छा, आपने माशाल्लाह लीडरशिप पे भी मैंने देखा था आपका प्रोफाइल्स में, लीडरशिप मैनेजमेंट काफ़ी आपके ग्रुप्स चला रहे हैं, बल्कि तो मैनेजमेंट लीडरशिप और मैनेजमेंट में आते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आपने कहा। तो इसमें क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लोगों के साथ जब आप काम करते हैं? मतलब कि लोग आपके आराम से बात मान लेते हैं, नहीं मानते? उसमें बुनियादी तौर पे किसी भी इन्वायरमेंट में जब आप चाहे वो काम जो पहले से हो रहा है उसमें आपको लीडरशिप का रोल मिल रहा है या कोई नया काम आपने करना है उसमें लीडरशिप का रोल मिल रहा है, दोनों किस्म की चीज़ होती है। आपको चैलेंजेस भी दरपेश आते हैं, लोग थोड़ा सा रेजिस्ट भी करते हैं और कुछ उनमें से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं। तो पैरेलल हैं दोनों चीज़ें कि चैलेंजेस भी हैं और लोग ताउन भी करते हैं। मैं आपको मिसाल से बात करूंगा कि ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट में जो लास्ट 8 इयर्स की स्टोरी है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो साल में हमारा एक फंड रेजर होता था और 1 या 2 पूरे साल में स्कूलों का इफ्तिताह होता था। तो ऑलमोस्ट वही टारगेटेड डोनर बेस है, वही ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट की सारी टीम है। सिर्फ ये फ़र्क है कि हमने साल में 12 से 15-20 इवेंट कर लिए, विजिबिलिटी अपनी इंक्रीज़ कर ली। ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का नाम जो डोनेशन दे रहा है वो भी, और जो डोनेशन नहीं दे रहा उसके पास साल में 50 दफ़ा 60 दफ़ा 70 दफ़ा जाता है। GCT का काम उनको पहले भी ट्रस्ट था क्योंकि जाहिर सही साहब की फेस वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन है और उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। और मोस्टली डोनर हमारा कहता है कि जाहिद भाई का नाम है तो मुझे स्कूल आके विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी डोनर बेस से हमने वो 18 करोड़ से अब इसको 80 करोड़ तक लेके आए हैं और अगले 5 साल का हमारा टारगेट है कि इसको 200 करोड़ तक हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो बेसिकली विजिबिलिटी और आप जो वो डोनेशन दे रहा है तो वो काम उनको नज़र आए, और वो काम हम ये सोचें कि वो स्कूल आएंगे तो नज़र आएगा, तो स्कूल तो वो नहीं आएंगे अपनी मसरूफियत की वजह से। तो उनके डोर स्टेप पे उनके मोबाइल में उनके पास काम पहुंचना चाहिए, तो वो हम करते हैं और उसके ज़रिए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो इकोनॉमिकली चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालात आगे पीछे होते रहते हैं जी, तो डोनेशंस पे भी तो फ़र्क पड़ता ही होगा आपके? डोनेशन पे बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ भी ये पॉइंट है कि कितने भी चैलेंजिंग हालात हैं, आप बहुत अच्छे अंदाज में अपने टारगेटेड डोनर बेस को अपनी अपील पहुंचा रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, तो कंटिन्यूशन रहती। मैं फॉर एग्जांपल आपको मिसाल बताऊंगा, कोविड के दौरान पाकिस्तान में, कराची में, दुनिया में हर तरह की मिसाल मिली कि बड़े बड़े इदारे भी बंद हुए, मीडियम साइज़ इदारे भी बंद हुए, छोटे इदारों के लिए बहुत मुश्किलात आई। तो हम पाकिस्तान में जो कह लें मीडियम साइज़ या बड़े इदारों में शामिल होते हैं स्कूल एजुकेशन के शोबे में, तो हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोविड के हवाले से कोई चैलेंज दरपेश नहीं आया। सिर्फ 1 महीने हमारी सैलरी लेट हुई थी कुछ, उसके बाद किसी महीने ना सैलरी में कोई रिडक्शन आई ना सैलरी लेट हुई। तो बेसिकली वो डोनर बेस की वजह से था
कि डोनर्स को हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमें अब पहले से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, तो हमें तो चैलेंज उस तरह दरपेश नहीं आया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेट चल रही है जी, सारी अल्लाह का चीज़ें। शुक्र, बहुत अच्छे अंदाज में सारा काम चल रहा है। अच्छा, आपने नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में अपनी ग्रो को इटसेल्फ आगे बढ़ाने के लिए? मेरी, क्योंकि एक तो इत्तेफाक से मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन के शोबे को हेड कर रहा हूँ जिसका काम ही नेटवर्किंग पे बेस करता है, और फिर ज़ाती तौर पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से पहले से पीआर की तरफ मेरी तबीयत बहुत माइल थी कि अगर मुझे अपने सामने 4 लोग खड़े नज़र आ रहे हैं और कोई काम नहीं है उनसे, तो फिर भी मैं उनसे उनका विजिटिंग कार्ड लाजमी लूँगा। कोई उनसे मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मैं विजिटिंग कार्ड लाजमी लूँगा। तो ये जो एक नेचर है, तो ये सारी नेटवर्किंग वाली थी। और बेसिकली चाहे फंड रेजिंग की ड्यूटी है, स्कूल एजुकेशन का काम है, हेल्थ का कोई काम हो, या आप एनजीओ से हट के कोई काम कर रहे हो, तो मैं ये समझता हूँ हर चीज़ नेटवर्किंग पे बेस करती है, और नेटवर्किंग ही असल चीज़ है, वही आपकी असल वेल्थ है। उसका एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं, उसका कैसे बेनिफिट उठाएं? आजकल मैंने देखा बहुत ज़्यादा आते हैं लोग पिक्चर्स, पहले ऑटोग्राफ चलते थे, अब पिक्चर्स चलती है ना, तो पिक्चर्स लेते हैं, पोस्ट करते हैं, टैग मारते हैं, दैट्स इट, बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। यूटिलाइजेशन इस सूरत में है कि आप जिससे भी राब्ते में आते हैं उसको आपके काम के हवाले से भी गाहे बगाहे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और प्लस जो पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़ हैं या कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं उसके हवाले से भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से जाती रहनी चाहिए। मतलब ये नहीं है नेटवर्किंग कि आपने विजिटिंग कार्ड ले लिया और फिर अगले 5 साल को दोबारा रब्ता नहीं किया, या दोबारा जब 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद उनसे मिले तो उन्हें बताया कि सर आपसे 5 साल पहले मैंने विजिटिंग कार्ड लिया था। वो तो नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्किंग तो ये है ना कि आप जिससे राब्ते में आए तो उसके बाद फिर एक किसी ना किसी अंदाज में आपके काम की इंफॉर्मेशन उसके पास जाती रहे। उसको आपका डोनर या आपका सपोर्टर या आपका पार्टनर कब बनना है ये अल्लाह के हाथ में, लेकिन उसके साथ जो ये काम है कि आपकी चीज़ें उसके पास जाती रहें, वो मेहनत ज़ाहिरा आपने करनी है। सही है। और ये थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता भी मैंने देखा काफ़ी अच्छा हो गई है सारी चीज़ें, लोग काम कर रहे हैं। जैसे शाहिद आफरीदी फाउंडेशन में आपने काम किया है, ठीक है, उसमें क्या एक्टिविटी थी और क्या करते थे वहाँ पे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? शाहिद आफरीदी फाउंडेशन मैंने 2014 में ज्वाइन की थी। तो उस वक्त शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को स्टार्ट हुए आई थिंक 6 महीने हुए थे, और दुनिया के 3 मुल्कों में उनके चैप्टर मौजूद थे, और शाहिद आफरीदी साहब एज अ फाउंडिंग चेयरमैन खुद लीड कर रहे थे। सही। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये था कि वो अपनी फाउंडेशन बनाने से बहुत पहले से चैरिटी के जो कोई काम थे, दूसरी एनजीओज़ के काम थे, उसमें एज अ सेलिब्रिटी, एज अ गेस्ट उनकी अपीयरेंस होती थी। तो फैमिली मेम्बर्स ने उनको इस पर कायल किया कि जो किसी और एनजीओ के लिए जाके काम करना है तो क्यों ना एक अपनी एनजीओ बनाई जाए, उसमें कुछ काम किया जाए। तो उन्होंने अपने आबाई गांव में कोहाट में एक हॉस्पिटल, 15 बेड का हॉस्पिटल, अपनी पर्सनल ज़ाती ज़मीन उन्होंने उसके लिए डोनेट की और एक हॉस्पिटल से काम शुरू किया था। और थरपारकर में वाटर प्रोजेक्ट्स भी उनके किए हुए हैं। फिर वादी तीरा जो उनके आबा अजदाद का आबाई इलाका है, वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और वाटर पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जब मैंने ज्वाइन किया और उसके कुछ अरसे बाद मुझे ये फील आया कि पाकिस्तान में और स्पेशली कराची में कोई फंड रेजर उन्होंने कभी नहीं किया है, तो खुद ही करते थे। तो मैंने उनसे ये बात की, तो उन्होंने मुझे ये बात की कि मुसद्दिक भाई, मैं अगर आज कराची में, पाकिस्तान में फंड रेजिंग स्टार्ट करूं तो लोग बहुत मेरी इज़्ज़त करते हैं और बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन हम पहले अपने काम को सही से करना तो सीखें। कोई अगर ये पूछेगा कि आप काम क्या कर रहे हैं तो हमें सही से बताना नहीं आएगा। तो ये बेसिकली उनको एक इस बात की परेशानी होना या फ़िक्र होना कि ऑपरेशनली काम को बहुत अच्छे अंदाज में बढ़ाना है, आगे करना है, हमेशा से था। तो वो 2 साल मैं रहा शाहिद आफरीदी फाउंडेशन में। उस दौरान कोई भी सिर्फ इस वजह से कराची में या पाकिस्तान में फंड रेजर नहीं हुआ कि पैसे तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, उस पैसे से काम को कैसे आगे बढ़ाना है और ऑपरेशनली ऑन ग्राउंड को काम नज़र आए। तो वो, और इस दौरान डोनर्स का ये मैसेज भी मिलता था कि मुसद्दिक भाई, शाहिद भाई को ये पैगाम दें कि कराची ने आपको नाम दिया है और कराची का हक बनता है कि कराची में भी आप कोई स्कूल खोलें, कोई वाटर प्रोजेक्ट करें, कोई हेल्थ प्रोजेक्ट करें। तो ये मैसेज भी मैं शाहिद आफरीदी साहब को देता था।
लेकिन उन 2 सालों में कोई फंड रेजर हम नहीं इनिशिएट कर सके इस पॉइंट की वजह से। उसके बाद मैंने जब ग्रीन क्रिसेंटर्स ज्वाइन किया तो मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं शाहिद आफरीदी साहब को, उनकी टीम को ये रिक्वेस्ट करूं और ये कायल करूं कि आप अगर अपना कोई प्रोजेक्ट फौरी तौर पे कराची में नहीं भी शुरू कर रहे तो आप ग्रीन क्रिसेंटर्स के साथ को ब्रांडिंग में और एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में काम करें। आप ग्रीन क्रिसेंटर्स के कुछ स्कूलों को गोद ले लें, उनको स्पॉन्सर करना शुरू करें और हम आपको एक पार्टनरशिप में रीब्रांडिंग अरेंजमेंट के तहत जब तक आप सपोर्ट करेंगे उन स्कूलों का नाम शाहिद आफरीदी फाउंडेशन स्कूल होगा। अच्छा, आप चेंज ही कर देंगे? तो ये प्रपोजल लेके, सजेशन लेके उनकी टीम के पास मैं गया। टीम ने शाहिद आफरीदी साहब से डिस्कस किया और उन्होंने फिर एग्री किया। तो इस तरह वो जो ये बात थी कि ऑन ग्राउंड कोई प्रोजेक्ट कराची में डोनर्स की ख्वाहिश थी जो जानते थे शाहिद आफरीदी को, तो वो प्रोजेक्ट नज़र आना शुरू हुए। तो इस तरह काम हमने फिर मैं ग्रीन क्रिसेंटर्स आ गया और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का फिर 6 साल से हमारे साथ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में हम कराची में 12 स्कूल इस वक्त रन कर रहे हैं। और उन 12 स्कूलों का जब तक शाहिद आफरीदी फाउंडेशन हमें सपोर्ट कर रही है, रीब्रांडिंग अरेंजमेंट के तहत उनका नाम शाहिद आफरीदी फाउंडेशन स्कूल है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ग्रीन क्रिसेंटर्स। तो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन में जब मैं था तो क्योंकि एक वो सेलिब्रिटी थे तो उस हवाले से भी बहुत लोग रब्ता करते थे कि उनकी कमर्शियल एंगेजमेंट के हवाले से कि जी आधे घंटे के लिए हमारे इवेंट में आ जाएं, हमारे लिए कोई ब्रांड इंडोर्समेंट दे दें। तो जो इस तरह की चीज़ें फाउंडेशन के थ्रू लीड्स जनरेट होती थी तो उससे जो पैसे मिलते थे वो शाहिद आफरीदी साहब फाउंडेशन को डोनेट कर देते थे। तो ये सारा मैटर था शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने इस अंदाज में सारा ये काम। तो बहुत अच्छा था, यानी कि जो लीड भी जनरेट हो रही है उसका ही पैसा। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह अभी भी इस तरह मामला कि कोविड के दौरान भी उन्होंने जो मल्टीनेशनल्स थी, पाकिस्तान के बड़े इदारे थे, उनको ये ऑफ़र की थी कि मैं आपके लिए ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए अवेलेबल हूँ, और क्योंकि कोविड का टाइम है और हमें पूरे पाकिस्तान में अपने कामों के लिए फ़ंड्स की पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो भी पैसे आप मुझे देंगे वो मैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को डोनेट कर दूंगा। ज़बरदस्त है यार, ये तो बहुत अच्छा फार्मूला है। और इससे ये भी हो गया कि काम भी हो गया, ब्रांड भी यूटिलाइज हो गया। और ये आइडिया आपका था खुद का? नहीं, ये तो मैं तो अब 8 साल पहले ग्रीन क्रिसेंटर्स में आ गया था। ठीक है, ये तो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का अपना उनका आइडिया। जी उनका अपना आइडिया। वैसे अगर आपसे सवाल, जैसे आपका पीआर में बड़ा ताल्लुक रहा है, ब्रांड मैनेजमेंट में बड़ा ताल्लुक है, आपका अपना एक होता है कि ये मेरा फार्मूला है फॉर द ब्रांड मैनेजमेंट, पीआर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग का, ये मेरा क्या अपना फार्मूला जो मैं यूटिलाइज करता हूँ, जो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ? उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे उसके टूल्स हैं। तो उसमें अहम तरीन ये है कि आप पहले उसके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करें, फिर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करें। सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है कि आप फेस टू फेस बैठ के कोई प्रेजेंटेशन दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अगर 100 लोग, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, 100 लोग आपका टारगेट है तो उस 100 में से शायद आप 10 लोगों से मिल सकेंगे। बाकी 90 लोगों तक पहुंचने के लिए फिर आप जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करेंगे, अपनी स्टोरीज उनके साथ शेयर करेंगे। नंबर 2 है अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिए आप क्या बजट यूटिलाइज करेंगे, प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स के लिए क्या आपके पास बजट है, ब्रांड इंडोर्समेंट्स आप कितनी ज़्यादा और कितनी इफेक्टिवनेस के साथ हासिल कर सकते हैं, आपके फंड रेजिंग इवेंट्स चाहे छोटे हों बड़े हों वो कितने ज़्यादा हो रहे हैं, और जो आपका प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल ग्रीन क्रिसेंटर्स स्कूल एजुकेशन पे काम कर रही है, वाटर पे काम कर रही है, ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम पे काम कर रही है, टीचर्स ट्रेनिंग पे काम कर रही है, तो जो डोनर ने पैसे देने हैं उस पैसों से काम क्या हो रहा है वो काम नज़र आना चाहिए। और उसके लिए समझने की ज़रूरत है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर पैसे दे रहा है तो कॉरपोरेट सेक्टर को रिपोर्ट्स आप उसके डोर स्टेप पे शेयर करेंगे तो वो इफेक्टिवनेस है। अगर आप ये सोचेंगे कि फ़िज़िकल विजिट कराएं तो वो शायद टाइम उस तरह नहीं निकाल पाएंगे। तो ये टूल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ईमेल के थ्रू आपने टाइमली अप्रोच करना है, आप व्हाट्सएप के थ्रू एक्टिव रब्ता रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मिसाल से बता रहा हूँ कि हम अपने जो स्कूलों की ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें अगर 2000 प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर है जिनको इनवाइट किया है तो वो 1% भी पार्टिसिपेशन नहीं होती, लेकिन फॉलोअप में उन तमाम जिनको इनवाइट किया था उनको एक ये मैसेज हमारी तरफ से जाता है कि वी मिस्ड यू, हमने आपको इनवाइट किया था लेकिन हमने अपने इवेंट में आपको मिस किया। 14 अगस्त है, 14 अगस्त पे हम ये मैसेज भेज रहे हैं कि पाकिस्तान में जो
इसको समझने की ज़रूरत है कि जो असल जश्न आज़ादी और मार्का हक है वो डिज़र्विंग कम्युनिटीज़ के लिए स्कूल एजुकेशन है। ये काम हो जाएगा तो पाकिस्तान सही मानों में आज़ाद भी हो जाएगा और पाकिस्तान सही मानों में मार्का हक में एक फ़तह भी हासिल करेगा। तो डिफरेंट मौक़ों पे डोनर्स के साथ या प्रॉस्पेक्ट डोनर्स के साथ एंगेजमेंट ये भी ब्रांड विजिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो केस टू केस बेसिस पे अब उनको डे टू डे मतलब इनवाइट भी करते हैं, अगर नहीं आता तो आपको फॉलो अप भी कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या मैनुअली याद रखते हैं, सॉफ्टवेयर या टूल इस्तेमाल कर रहे हैं? वो सॉफ्टवेयर तो इस वक्त नहीं यूज़ कर रहे, यूज़ करना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी हम नहीं को यूज़ कर रहे। वो बेसिकली मेनली व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे कि व्हाट्सएप के आपने जो ब्रॉडकास्ट है वो इस अंदाज में बनाया हुआ है, कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें कौन है जो आपके एग्जिस्टिंग डोनर हैं, कौन है जो प्रॉस्पेक्ट डोनर हैं, किसने किस इवेंट में शिरकत की है, तो वो उस तरह वो चीज़ होती है। क्योंकि उसमें भी तो 250 लोग होते हैं, उनको याद रखना। 250 नहीं, 2,500 लोग हैं। लेकिन वो एक ब्रॉडकास्ट तो 250 होते हैं। जी वो मतलब बहुत सारे ब्रॉडकास्ट होंगे ना, वो बहुत सारे। तो वो तो जब ब्रॉडकास्ट आप बना रहे हैं तो उस वक्त होगा ना कि जो आपका एग्जिस्टिंग डोनर है उसका ब्रॉडकास्ट अलग है, सही है, जो आपका प्रॉस्पेक्ट डोनर है उसका ब्रॉडकास्ट अलग है, फिर किसी इवेंट में जो आपके डोनर आए हैं तो उसमें भी कुछ एग्जिस्टिंग डोनर हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके डोनर नहीं है, तो इवेंट टू इवेंट भी ब्रॉडकास्ट बना हुआ होता है। तो इस तरह होती है वो चीज़। तो 14 अगस्त का भी कोई इवेंट प्लान किया हुआ आपने? कल 14 अगस्त के हवाले से हमने हमारे एक एग्जिस्टिंग डोनर है, उन्होंने एक पैडल कोर्ट में एक प्ले एक्टिविटी की हुई है जो हमारे ऑर्फन बच्चे हैं उनकी फंड रेजिंग के लिए वो प्लान किया हुआ है। एक हो गया। दूसरा, हमारे स्कूलों में जो सुबह के टाइम एक जश्न आज़ादी के हवाले से एक्टिविटी होती तो वो तमाम स्कूलों में होगी। सही। आपकी नज़र में सक्सेस क्या चीज़ है? सक्सेस भी मतलब होता है यार, हर एक का सक्सेस अलग अलग होता है ना, मैं आपका क्या फॉर्मूला? बहुत रिलेटिव टर्म है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो आप ऑफिशियली ड्यूटी कर रहे हैं या कोई काम ऑफिशियली नहीं कर रहे लेकिन आप समझते हैं कि इस पे कुछ आपको काम करना है, तो फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि ट्री प्लांटेशन कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है लेकिन मेरे माइंड में है कि ट्री प्लांटेशन में किसी न किसी तरह शामिल होना, मिसाल से बात कर रहा हूँ, तो पूरे एक साल में मैंने उसमें क्या काम किया और उस काम को क्या मैं अपनी कामयाबी समझता हूँ। इसी तरह जो मेरी ड्यूटी है फंड रेजिंग के हवाले से डोनर्स के साथ राब्ते में रहना है, तो वो कितना इफेक्टिवली मैंने राब्ता किया और उसका आउटपुट क्या है, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसको किस तरह ले रही है, क्योंकि मैं तो अपने हर काम को कामयाबी समझूंगा लेकिन जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ और जो इदारे की टॉप मैनेजमेंट है वो उसको किस तरह ले रही है। तो रिलेटिव टर्म में कामयाबी की डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती है। ठीक है। आपने माशाल्लाह से 20 साल से ज़्यादा आपको हो गया काम करते हुए, डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो कोई ऐसा इम्पैक्ट अभी याद है जो कहते हैं कि ये मेरी कैरियर का सबसे अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाया मैं उस पर? अरे इसमें एक आप कह लें कि मेरी नेचर इस तरह की है कि जिस दिन जो काम कर रहा होता हूँ तो पूरी तरह उस काम में डूबा हुआ होता हूँ। तो लास्ट 7+ ईयर से क्योंकि मैं स्कूल एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ तो हर रोज़ मैं ये समझता हूँ कि स्कूल एजुकेशन के हवाले से जो काम ऑफिशियली इदारे की तरफ से असाइन किया गया है, और वो हर रोज़ से मेरी मुराद है खाली वो ये नहीं है कि 9 to 5 उसको देखना है और 5:01 पे वो काम ख़त्म हो गया घर चले जाए। वो जर्नल मेरी नेचर है। मैं व्हाट्सएप पे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और व्हाट्सएप पे जो टाइम स्पेंड करता हूँ उसमें ज़्यादातर टाइम ऑफिस टाइम के अलावा भी कोई ना कोई ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट की बात अपने रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स तक पहुँचा रहा होता हूँ। तो वो कितने अच्छे अंदाज में स्कूल एजुकेशन फॉर डिज़र्विंग कम्युनिटीज़, ये पाकिस्तान का चैलेंज, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को समझाना, उन तक पहुंचना, उनकी याददाश्त में रहना। क्योंकि ये भी एक बात समझने की ना कि अगर आप एक डोनर हैं और आप साल में 100 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 200 लोग राब्ता करेंगे अलग अलग, उस 200 में से 5 को आप दे रहे होते हैं, बाकियों को आप नहीं दे रहे होते। जिन 5 को दे रहे हैं उनमें से भी किसी को 20 रुपये दे रहे हैं और किसी को 2 रुपये दे रहे हैं। तो उन 5 में जो जगह बनानी है और आप तंग भी ना आ जाएं कि यार मुझे और कोई काम नहीं, हर वक्त GCT के मैसेज आ रहे हैं, तो ये एक बैलेंस भी कायम रखना है। तो ये कामयाबी हर रोज़ ही हासिल करनी होती है। और गुज़श्ता 7 साल से मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट की ग्रोथ है उसमें फंड रेजिंग डिपार्टमेंट की बहुत एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है। तो यही कामयाबी है हमारे लिए।
नहीं सही है, बहुत अच्छा है। और आपने ब्रॉडकास्टर्स बनाई है, मैनेज किया, और उनको फिर आप वीक में या 15 डेज में उनको फॉलो अप करते रहते हैं ताकि वो आपके साथ कनेक्ट रहें, जी और अपनी एक्टिविटी भी उनको भेजते रहते हैं बिल्कुल हर 15 डेज में या वीक में कि भाई ये हमने ये किया, ताकि उसको ये बात पता चले कि अगर उसने 100 रुपये दिए मिसाल के तौर जी। पे, एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस 100 रुपये का यूटिलाइज कहाँ पर हुआ है। जी और फिर आपने एक बात भी बताई थी कि आप रिपोर्ट भी उनको शेयर करते हैं कि ये हमारे फंड की पूरी जो आपने दिया है या वट एवर, उनको आप रिपोर्ट भेज देते हैं, बजाय इसके कि आप वो आके आपके सिस्टम को देखिए, हम उनको रिपोर्ट भेज देते हैं, जी सर। वीडियो बना के भेजते हैं और चीज़ बड़ा अपडेटेड वर्जन। और ये सब अपनी जगह है, लेकिन ये बात अभी भी अहम है कि इसके बावजूद के जो कॉरपोरेट डोनर है, प्रॉस्पेक्ट डोनर है, वो अपनी मसरूफियत की वजह से उसके पास उस तरह टाइम नहीं है, और प्लस इस वजह से कि जी वो जाहिद सही साहब के इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एक ट्रस्ट है जाहिद सही साहब कि फिज़िकली आपका स्कूल विजिट करें, लेकिन इसके बावजूद फिजिकल इंटरेक्शन जो चाहे 2 मिनट का हो रहा है किसी इवेंट में, उनके इवेंट में हो रहा है, किसी पब्लिक प्लेस पे हो रहा है, उसमें जो गुफ्तगू होती है वो भी बहुत मैटर करती है। मैं एक मिसाल से बात आपको कर रहा हूँ कि लास्ट 8 ईयर्स में हमारे डोनर बेस में बहुत सारा इजाफा हुआ। उसमें बहुत सारे डोनर हैं जो जाहिद सईद साहब के करीबी दोस्त हैं, और उनसे जब फिज़िकल मीटिंग में मैं ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट की बात करता होता हूँ, तो उनमें से चंद इस तरह हैं कि वो कहते हैं कि हाँ मुझे सुना तो है जाहिद साहब काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा काम है। तो वो वाली बात भी मैटर करती है कि फिज़िकल इंटरेक्शन में भी चीज़ों को मज़ीद मल्टीप्लाइंग इम्पैक्ट क्रिएट होता है। डेफिनेटली उस वक्त मैसेज पे तो वो सिर्फ स्क्रॉलिंग करता है, स्किप करता है, वीडियो भी अगर 4 मिनट की है, अगर 1 मिनट की है जी तो शायद क्लिक करेगा, उसके बाद वो पूरी नहीं देखेगा, बस बोलेगा हाँ ठीक है जो भी है। ऐसे ही। लेकिन जब आप फेस टू फेस बैठे होते हैं तो आपकी सुन रहा होता है जी और समझ रहा होता है उस बात को। जैसे मैंने भी जब आपका प्रोफाइल देखा था तो शायद उस वक्त इतनी प्रॉपर में समझ में नहीं आया था, बिल्कुल ऐसे ही। अब जो फेस टू फेस इंटरेक्शन के बाद चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। फिर कुछ असल में क्वेश्चंस भी होता है तो बंदा कर लेता है कि अच्छा भाई ये क्या तरीके का है, डोनेट करने का क्या तरीकेकार है, और क्या आपका फ्यूचर में प्लान है, जी आपका अपना पर्सनल फ्यूचर में क्या प्लान है। हमने उसका तो बात कर लेते हैं, स्कूल की तो बात हो गई थी हमारी। वो जो ये मैंने आपको बताया ना कि जिस दिन जो काम कर रहा होता हूँ तो उसी में उसको डूब के कर रहा होता हूँ। ये होता है कि 3 साल तक मुझे ये कर लेना है, क्योंकि 7+ ईयर से स्कूल एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म गोल यही है कि स्कूल एजुकेशन के शोबे में ही रोल चेंज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ताहयात ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट में ही रहूँगा। अगर अल्लाह ने लिखा है कि किस्मत में, तो यकीन ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट में ही रहूँगा। किस सेकंड में आपकी रोज़ी अल्लाह ने कहाँ रखी है तो वो भी मैटर करता है, लेकिन ख्वाहिश ये होगी कि स्कूल एजुकेशन फॉर डिज़र्विंग कम्युनिटीज़ इसी सब्जेक्ट को एड्रेस करूँ ताहयात इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है, सप्लाई एंड डिमांड, मैं उसको बता भी देता हूँ। मैंने देखा है कि इंडस्ट्री बोलती है जो स्टूडेंट आ रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है, और जो मैं भी कुछ इंडस्ट्री और कुछ इंस्टीट्यूट से मैंने पॉडकास्ट किए, हम इंडस्ट्रियल लेवल के बच्चे तैयार कर रहे हैं जो कि जाकर डायरेक्ट बस वो तबाही मचा देंगे। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, जो कोई मास कम्युनिकेशन में है, कोई बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो बोलते हैं यार हमारे तो, या कोई मीडिया में जाता है तो यार हमें ट्रेन करना पड़ता है बच्चे को। तो ये इसको आप क्या किस नज़र से देखते हैं? तो ये आपने बहुत ज़्यादा रेलेवेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, और इत्तेफाक है कि लास्ट 20+ ईयर से जो कॉर्पोरेट सेक्टर का मेरा एक्सपीरियंस है, और उससे पहले ज़ाहिर है मैंने 2 दफ़ा कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, तो कराची यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम गुजारा कि, और ये एड्रेस नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी बात है कि बहुत जगह मैं भी बात करता हूँ, कुछ और लोगों को बात करते देखा है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं है उस तरह। क्या गैप है? गैप ये है कि यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के बैच होते हैं उसमें जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं या नहीं है पोजीशन होल्डर्स, बहुत हाई मार्क्स हैं। टीचर्स का ख्याल होता है कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और ऐसा स्टूडेंट तो मैंने कभी नहीं देखा, और बहुत ये कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब वो इंडस्ट्री में जाता है और जॉब करता है तो वहाँ उस एम्प्लॉयर का इम्पैक्ट ये बनता है, उसको अगले 1 साल 2 साल में वो ये एज्यूम करता है कि वो ज़ीरो से ट्रेन कर रहा है। प्रैक्टिकली जो फील्ड में उसको चीज़ें आनी चाहिए वो उसको नहीं पता है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन में प्रैक्टिकलिटी का गैप है वो कम होना चाहिए, और वो कम किस तरह होगा? इंडस्ट्री और एकेडमिया, इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का करीबी राब्ता हो, और उसमें भी ये सोचें कि इंडस्ट्री राब्ता करेगी, इंडस्ट्री नहीं राब्ता करेगी। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं
उनका इफेक्टिव रब्ता होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ के साथ, और इंडस्ट्री से पूछ के अपने करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत हो चेंज करें, कोई प्रैक्टिकलिटीज़ में लाने की ज़रूरत हो प्रैक्टिकलिटी लाएं। यहाँ तो ऐसा होता है कि जब आप एम्प्लॉयर से अगर कोई गपशप कर रहे हो, कोई गैर रस्मी बात हो रही हो, तो वो तो इस तरह की बात होती है। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये फिगर कम ज़्यादा हो सकते हैं कि वो 10 एम्प्लॉय रखते हैं तो 10 में से 5 काम के नहीं मिले, 6 काम के नहीं मिले, 7 काम के नहीं मिले, और ये सारे पोजीशन होल्डर होते हैं। क्योंकि वो इंडस्ट्री भी जब सीवी देखती है तो उसमें अच्छे नंबर देख के ज़रा ज़्यादा मुतासिर होती है। तो इंडस्ट्री तो ये कहती है कि हमें जो चाहिए चीज़, जिस तरह का प्रैक्टिकल जॉब शुरू करने से पहले उसको बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जेडी की, तो वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। तो ये गैप बहुत बड़ा है। इस गैप का मतलब ये है कि हर साल लाखों बच्चे जो मास्टर्स करते हैं, उनमें से शायद चंद हज़ार बच्चे हैं जो प्रैक्टिकली इस तरह कंज्यूम होते हैं कि एम्प्लॉयर को फील आए कि जिसको पता है सारा कुछ। बाकी सबको इंडस्ट्री अपना टाइम लगाती है, और वो बच्चा एक जॉब करता है, फिर दूसरी जॉब करता है, फिर तीसरी जॉब में उसको फील आने लगता है कि अब मुझे कुछ काम आ गया है। तो ये गैप अगर कम हो जाएगा पाकिस्तान में, तो इसका प्रैक्टिकली पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान की ग्रोथ में, पाकिस्तान की तरक्की में इस पॉइंट का बहुत रोल होगा। तो इसको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो तवज्जो कैसे दी जाएगी उसको तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट मैंने बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट करीबी राब्ते में अगर आएंगे इंडस्ट्री के साथ और उस तरह प्रैक्टिकलिटी शामिल करेंगे अपने कोर्सेज में, तो उसका इम्पैक्ट तो हो जाएगा। ये आपस में इस तरह से कोई इवेंट, कोई डिबेट या कोई डिस्कशन रख सकते हैं जिसमें एकेडमी आ जाए और मतलब बड़े बड़े इदारे के जो भी सीईओज लेवल हैं वो आपस में बैठे डिस्कशन करें। तो इसके लिए भी बेसिकली इसकी ऑनरशिप इस काम की एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लेनी पड़ेगी। इंडस्ट्री तो इतना बिजी है, उस इंडस्ट्री का जो सीईओ है या हेड ऑफ एचआर है, वो तो अपने डे टू डे कामों में इतना बिजी है कि उसको कहीं से इन्विटेशन आएगा और फॉलो अप किया जाएगा तो वो जाएगा। वो खुद से ये सोचे कि मैं अपना जो कोर ड्यूटी है वो छोड़ के यूनिवर्सिटी के बच्चों को ग्रो करना शुरू कर दूं, तो दायरा वो उसकी ड्यूटी नहीं होगा इसी तरह। लेकिन इसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लीडरशिप रोल में आना पड़ेगा। ये मैंने भी एनडी और इसमें यूनिवर्सिटी में देखा है, कुछ अभी थोड़ा बहुत एक्टिविटी तो होना शुरू हो गई है। और फिर इसमें एक पहलू और भी है, मैं सॉरी बात आपकी कट गई, कि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, चाहे कोर्स जितना भी उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पे डेवलप किया गया या कैरिकुलम को बेहतर भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो एक यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आता है कि जो पढ़ाने वाला टीचर है वो लास्ट 10 ईयर से, 15 ईयर से, 20 ईयर से, 25 ईयर से, या कम से कम भी 5 ईयर से एक पैटर्न पे पढ़ा रहा है। उसको उस कोर्स अब याद हो गया है, अगर नहीं याद हुआ तो उसने एक नोट्स ले लिए हैं, तो वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है उसमें। वो बुक वैल्यू के लिहाज से ज़बरदस्त टीचर है, उस टीचर को पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं है कि वो जब बच्चे ने जॉब पे लगना है तो जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है वो क्या क्या उस तकाजा करता है, उसको क्या क्या चाहिए, वो कुछ नहीं है उसमें वो चीज़। सही। तो ये वाला भी गैप है। अभी तो मैंने ये भी देखा है कि जो भी जेनजी किस्म के जो नए नए बच्चे हैं हमारे, वो बहुत तेज़ी से 3 महीने 6 महीने में हर थोड़े दिनों में एक नई फील्ड में भी चले जाते हैं। बिल्कुल। उनको पता चलता है सोशल मीडिया में पैसे बहुत हैं, चले सोशल मीडिया में चलते हैं, मतलब कॉन्टेंट राइटिंग में, फिर कॉन्टेंट राइटिंग में चले गए, पता चलता है नहीं यार वो व्लॉगिंग में बहुत पैसा है, तो व्लॉगिंग की साइड पे चले जाते हैं। वो फिर वो पूरी एजुकेशन, हालांकि वो इतना पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन फिर वो डाइवर्सिफाइड में रहते हैं। इवन चाहे वो मास कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन किए में हो, या फिर वो मीडिया साइंस के, वो भी चेंज करते रहते हैं। अच्छा, ये वो इत्तेफाक से रह गया टॉपिक। जेन जी बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का, दुनिया का भी चैलेंज है। चैलेंज तो है, मुस्तकिल मिजाजी पहले भी नहीं है कौम में, और ये जेन जी में और कम हो गई है, जो हर 3 महीने बाद एक नया माइंडसेट अप्लाई हो जाना है, और जो लेटेस्ट चीज़ है वो रिसर्च करके उसको अपने डे टू डे एक्टिविटी में अडॉप्ट करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इस पे भी बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। जेन जी की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी अगर वो यही स्टाइल रहेगा। तो मैंने बहुत सारे उनके साथ पॉडकास्ट किया एचआर्स के साथ, इनके साथ, तो कहते हैं अब हमने अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर जी ऐसा डिफाइन कर लिया कि हम उसको 3 महीने 6 महीने में, क्या हम अज्यूम ही करते हैं कि 6 महीने तक टिकेगा ये, तो हम अपनी उसकी प्रोफाइलिंग, अपने सिस्टम्स,
अपने ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को इसी तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम पीछे फिर हायरिंग करते रहते हैं। तो बताइए 3 महीने 6 महीने बाद इसको कुछ ना कुछ नया ख्याल आएगा, ये कुछ इंटरनेट पे देखेगा, पीछे जिसके बड़ी से गाड़ी होगी वो इन्फ्लुएंसर्स को बोलेगा मैं भी यही काम कर रहा हूँ, ये इन्फ्लुएंसर कर रहा है और मैं भी एक दिन गाड़ी ले लूँगा। और फिर उसके बाद वो कहीं और जाके 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा होता है, 50,000 की नौकरी कर रहा होता है। तो ये तो अभी पूरे कल्चर में बन गया है। बिल्कुल ऐसे। तो ये इसको तो अभी मुश्किल है, तो अभी हम सिर्फ डिस्कस ही कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमने एजुकेशन में बात की, थोड़ा सा पर्सनल किस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं? क्रिकेट का शौक रखते हैं, हॉकी का शौक रखते हैं? तो हमारी कौम तो वैसे क्रिकेट में ही होती है ज़्यादातर, सब क्रिकेट के शौकीन हैं। इत्तेफाक है कि ज़्यादातर क्रिकेट की बात होती है। हाँ। ज़ाती तौर पे मैं तो हमारा हॉकी है, अपनी लेकिन स्टूडेंट लाइफ में खुद हॉकी खेलता था। हाँ। लेकिन जो देखने की हद तक है वो जाहिर है वो क्रिकेट ही ज़्यादा पसंद है। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इतना जवाल पूरे 75 ईयर्स में कभी नहीं आया क्रिकेट में। जनरली तो बात होती, जिस शोबे की बात की जाए तो बात होती हमेशा से ऐसे ही ख़राब हालात है, लेकिन क्रिकेट में तो बहुत अरूज पाकिस्तान ने बार बार देखा है, लेकिन इस वक्त बहुत ख़राब हालात है। मिसाल के तौर पे आपको क्या चीज़ ख़राब दिख रही है? क्रिकेटर्स वगैरह तो ये ऐसा चलता रहता है, तो शुरू से ऐसे ही है। क्या चीज़ आपने ऐसी मॉनिटर की कि पूरा जवाल में चल रहा है? नहीं, ये मेरा ये ख्याल है कि वो इतनी ख़राब कारकर्दगी की अब आदत बन गई हमें, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये तो चलता रहता है। तो ये तो मसला ही नहीं है। पाकिस्तान, मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई 4-5 साल से 6 साल से आपने शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन में काम किया। शाहिद अफरीदी साहब भी कभी चलते थे तो छक्के पे चलते थे, वरना तो आउट पे चले जाते थे। शाहिद अफरीदी तो बिल्कुल एक डिफरेंट कह लें कि क्रिकेट में करैक्टर था। वो तो दुनिया में कभी कहीं नहीं मिला। वो बात यह है कि 10 में से या शायद 100 में से एक मैच में वो रन करते थे, लेकिन पाकिस्तानी कौम या दुनिया में भी हर कोई इस मिजाज को पसंद करता है कि आप एग्रेसिव खेलते थे, छक्का मारने की कोशिश करें। तो 100 में से अगर वो 90 मैचों में भी 0 पे आउट होते थे, लेकिन पाकिस्तान को भी पसंद थे, ऑडियंस को। और दुनिया में आखिरी 3-4 साल मैं समझता हूँ कि उनका वो क्रिकेटिंग ग्रिप नहीं थी, लेकिन सिर्फ उनके नाम की दहशत की वजह से दूसरे मुल्कों की टीम, शाहिद अफरीदी खेल रहा है इस टीम में, तो वैसा तो कोई दूसरी मिसाल दुनिया में नहीं है। और वो शायद बुक वैल्यूज़ के लिहाज से समझा भी ना जाए, लेकिन जो उनके उस करिश्मे की वजह से या उनकी उस क्वालिटी की वजह से कि हर गेंद पे छक्का मारने की कोशिश करनी है, तो वो आज भी बहुत पॉपुलर है। वो मतलब क्रिकेट से बाहर भी हर गेंद पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में अगर आज बात की जाए तो जो A+ कैटेगरी के क्रिकेटर हैं वो शायद कोई भी नहीं है। कुछ जो दे वो भी बहुत जवाल का शिकार है। तो 5-6 साल से जो इंट्री लेवल पे अच्छे क्रिकेटर मिल जाते थे और अपनी ज़ाती सलाहियतों की वजह से उसकी बहुत ख़राबी पैदा हुई है। और उसमें बड़ा अहम वजह शायद ये भी है कि इतनी जल्दी टीम के खिलाड़ी चेंज नहीं होते जितनी जल्दी बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। और इस वक्त भी जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वो उनकी दीगर बहुत सारी मसरूफियात और जिम्मेदारियाँ हैं, तो पता नहीं वो कितना टाइम प्रॉपरली दे पा रहे हैं अपने इस ओहदे को। नहीं, वो तो आते इसीलिए ना कि थोड़ा सा तस्वीरें वगैरह खिंच जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मीडिया में आने का, बोलने का मौका मिल जाता है। और मैंने भी ये चीज़ नोट की है, पता नहीं क्यों, कि हर एक को ना बोलने का बहुत मौका चाहिए। ये तो इंसानी फितरत है, पाकिस्तान में शायद ये ज़्यादा है ये फितरत। तो वो बस वो कहते हैं कि मुझे तस्वीर खिंच जाए, मैं बोल लूँ, कुछ करके चल। उसके बाद अभी जैसे अगर मैंने बहुत सारे इवेंट्स पे अटेंड किया, उसमें मैंने देखा कि सब आते हैं, स्पीच करेंगे, VIP सी स्पीच करेंगे, आप सुनेंगे थोड़ी देर के लिए तो बोलेंगे क्या मोटिवेशन। उसके बाद वो वापस वही काम कर रहे होते हैं जो पहले कर रहे होते हैं। जिसमें आपने एकेडमी की बात की, मैंने कुछ अटेंड किए एकेडमी के साथ, CEOs के साथ, कॉर्पोरेट लीडर के साथ इवेंट्स कराएं, लेकिन मैंने देखा वो चेंज क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं भी वाई ढूंढने में लगा हूँ। हालांकि आप भी देखिए, आप माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। हमारी रोटरी उसमें भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं। अभी आज पूरी बस भर के गई है, तो 100-150 लोग उन्होंने बड़े, अभी मेरे ख्याल 10,000 दरख्त लगा रहे हैं वहाँ पर। आप भी काम करें, रोटरी भी कर रहे हैं। बहुत सारे, मेरा एक दोस्त है जो वहाँ पे भी इवेंट्स करवा रहा है, लोगों को वहाँ ले जाता है, दिखाता है कि भाई ये चेंजेस है। कुछ वहाँ एक्टिविटीज़ भी उसने रख दी। मेरा ख्याल काफ़ी बड़ा है थर पार्कर, मैं तो कभी तक नहीं गया। तो सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाना चाहिए किसी वक्त। मुझे भी इन्होंने बहुत प्रेशर दिया था। अभी मैं रोटरी का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मुझे बहुत इन्होंने कहा था कि चले मैं यार आप पता नहीं दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मौसम अच्छा था, अभी जा सकते थे। अभी मौसम अच्छा था, अभी जा सकते थे। तो अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि थर पार्कर के एरियाज में, क्योंकि मैंने देखा वो ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट है, तो और कौन कौन सी एक्टिविटी और किस किस तरह के लोगों की वहाँ नीड है, और किस और भी मजदूरी तो स्कूल आ सकते हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं, क्या एरिया ऑफ गैप? ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की ये बात है कि पाकिस्तान क्योंकि तरक्की पजीर मुल्क है,
तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में भी बहुत टाइम लगता है। पर कैपिटा इनकम दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। तो वो चाहे थरपारकर आप कह लें या बाकी पाकिस्तान में कोई भी हिस्सा कह लें, हर शोबे में बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है। तो और क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारियाँ हुकूमतों की होती हैं और वो निगलेक्टेड है बहुत ज़्यादा, तो किसी सब्जेक्ट का नाम लें जो कॉमन मैन से रिलेटेड है, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। हमारे व्यूवर्स ज़्यादातर बेसिकली स्किल्ड बेस होते हैं, कुछ ना कुछ हम नया सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। मेरा भी तकरीबन 100+ पॉडकास्ट हमने स्किल्ड बेस कर दी। तो हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे कि अगर वो कभी, हो सकता है उनके पास इतना फंड आ जाए, अभी तो सब माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, वो डोनेट भी करेंगे और आगे भी चलेंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं एक ही सब्जेक्ट स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन, उस पर 2-3 बातें करना चाहूँगा। नंबर 1 ये बात है कि पाकिस्तान में जो स्कूल एजुकेशन का हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। और उसमें ये बात भी कही जाती है कि KPK का सिस्टम बेहतर है, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। हर सूबे को अगर KPK के सिस्टम से कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं उसको अडॉप्ट करें। और रिसेंट टाइम्स में लास्ट 1 ईयर्स में फर्स्ट हैंड मेरी नॉलेज है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी काम शुरू किया है। फॉर एग्जांपल आपको मिसाल बता रहा हूँ कि ये चीज़ यूनिवर्सिटी की सतह पे होती है कि आपने किस शोबे में स्पेशलाइजेशन करनी है। उन्होंने स्कूल एजुकेशन में क्लास 9 और 10 में ये ऑप्शन दिया है कि 50 किस्म के ऑप्शंस हैं कि आप पहले साइंस और आर्ट्स सिर्फ होता था, तो वो उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें, स्किल बेस्ड चीज़ें ऑफ़र की हैं और उस तरह की चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो उस मॉडल को देखने की ज़रूरत है। तमाम हुकूमती निज़ाम, अगर पंजाब गवर्नमेंट का निज़ाम बेहतर लगता है तो उसको अडॉप्ट करें, उस तरह की चीज़ों को लें। नंबर 3, जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो चाहे ₹1 डोनेट कर सकता है या इससे बहुत ज़्यादा डोनेट कर सकता है, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्कूल एजुकेशन फॉर डिज़र्विंग कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड शोबा है और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ को जब तक यकसा तालीम के मौके दस्तयाब नहीं होंगे, पाकिस्तान ग्रो नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा। तो आप अपने डोनेशन में से मेजर हिस्सा या 100% स्कूल एजुकेशन फॉर डिज़र्विंग कम्युनिटीज़ के लिए रखें। और जब भी स्कूल एजुकेशन पर डोनेट कर रहे हो तो काइंडली ग्रीन क्रीसेंट ट्रस्ट का नाम भी याद रखें। ग्रीन क्रीसेंट ट्रस्ट की आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ आपको डोनेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।